वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में बीएमए की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी को देखे थे पिछले लेक्चरों में। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत जो होते हैं प्रकृति के आधार पर, देखिए फासिल या जीवाश्म ईंधन, सोलर या सौर ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा स्रोत और टाइडल या ज्वारीय ऊर्जा स्रोत, विंड एनर्जी, जल या हाइड्रो एनर्जी, बायोमास। ठीक है दोस्तों, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने थे, जिसमें हमने दोस्तों पिछले लेक्चर में ये देखिए, ये जो फासिल ईंधन है, सोलर ऊर्जा जो है और न्यूक्लियर ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, इतने जो है दोस्तों ये चारों हम लोग खत्म कर चुके हैं। और इस लेक्चर में दोस्तों हम सब पढ़ेंगे विंड एनर्जी के बारे में और जल या हाइड्रो एनर्जी के बारे में और बायोमास के बारे में। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों हमने इसके 4 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग ना देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है ना, यदि ना देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसे रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पवन ऊर्जा, जिसे विंड एनर्जी स्रोत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से अपना ध्यान यहाँ पर एकत्र करके देखिएगा, आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। और जितना हो सकेगा दोस्तों आसान से आसान भाषा में, और जितना छोटा छोटा हो सकेगा उतने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों कि पवन ऊर्जा होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पवन ऊर्जा स्रोत करते किसे हैं। तो दोस्तों देखिए, पवन ऊर्जा स्रोत जो होता है सूर्य द्वारा, ठीक है ना, इसकी परिभाषा जो होती है हमारी सूर्य द्वारा। यहाँ चलिए दोस्तों लिख भी देते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए होता क्या है। सूर्य द्वारा वायुमंडल, सूर्य द्वारा वायुमंडल, ठीक है दोस्तों, के आसमानों, ठीक है दोस्तों, या फिर आसमानों लिख दीजिए। देखिए, सूर्य द्वारा वायुमंडल के आसमानों, ठीक है दोस्तों, आसमानों में गर्म होने के कारण पवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए ये होती है हमारी पवन ऊर्जा की डिफिनेशन। ठीक है ना, पवन ऊर्जा स्रोत की डिफिनेशन हमारी क्या है दोस्तों? सूर्य द्वारा वायुमंडल के आसमान में गर्म होने के कारण पवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है ना दोस्तों, ये इतना हो गया हमारा पवन ऊर्जा का डिफिनेशन। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम सब इसकी उपयोगिता क्या होती है, मतलब इसमें क्या, मतलब इसकी उपयोगिता मतलब किस वजह से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखता है उपयोगिता के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे उपयोगिता। और दोस्तों जैसे हम लिखा रहे हैं सेम इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछता है कि पवन ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता तथा इससे शक्ति प्राप्त करने की विधि बताइए। ठीक है दोस्तों, उसका सचित्र वर्णन भी करिए। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कई बार पूछा है। ठीक है ना, इसीलिए आपको उसी प्रकार एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों क्या है हमारा उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों उपयोगिता क्या है, इस ऊर्जा स्रोत का जो उपयोगिता है ना, सबसे पहले जो है, ठीक है ना, सबसे पहले डेनमार्क, ठीक है दोस्तों, तथा नीदरलैंड में इसको प्रमुख माना जाता है। ठीक है ना, तो इसे सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिए, पहला लिख देंगे इसमें इस स्रोत की उपयोगिता, इस ऊर्जा स्रोत की, चलिए दोस्तों इस स्रोत की उपयोगिता सबसे पहले डेनमार्क तथा नीदरलैंड में प्रमुख है। इस स्रोत की उपयोगिता सबसे पहले डेनमार्क तथा नीदरलैंड में
प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, वहीं क्योंकि दोस्तों ये क्या किया गया था, वहीं पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, नीदरलैंड से ही प्रमुख है, से प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से, और दूसरा इसका क्या उपयोगिता हो सकता है दोस्तों, देखिए वो भी ध्यान से। दूसरा हम कह सकते हैं कि देखिए भारत जो होता है ना, भारत के जो समुद्री तट होते हैं, ऐसे लिखिए भारत के समुद्री तट के, भारत के समुद्री तट के किनारे जो होता है दोस्तों, वायु का जो वेग होता है, वायु वेग 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए बता दिया। देखिए भारत के समुद्री तट के किनारे वायु वेग 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, तीसरा में क्या लिख सकते हैं इसमें हम, देखिए तीसरे में लिख सकते हैं दोस्तों कि जो ये हमारी पवन चक्की होती है ना, इसकी जो होती है उम्र जैसे जीवन काल, ठीक है ना, उसकी कितनी होती है ये भी जान लेते हैं। देखिए इसमें लिखते हैं पवन चक्की या फिर पवन मिल ये कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, पवन चक्की की जीवन काल 20 से 25 वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। इतना हुआ दोस्तों। अब देख लीजिए ध्यान से, इतना होने के बाद अब चौथा स्टेप देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है हमारा। चौथा स्टेप जो होता है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा जो है, देखिए इतना हो गया इसका। अब ज्ञात कर लेते हैं इसका जो है अधिकतम जो क्षमता होती है वो कितना होता है, दक्षता। ठीक है दोस्तों, इसके दक्षता के बारे में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए दक्षता के बारे में जो चर्चा करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, पवन चक्की की अधिकतम दक्षता जो होती है दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है। ठीक है दोस्तों, पर होती है। इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आया ना, ध्यान दीजिए। देखिए पवन चक्की की अधिकतम दक्षता 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या हुए, उपयोगिता के बारे में हुए। ठीक है, आपके एग्जाम में आता है तो सिंपल इसी प्रकार आप लोग लिख देंगे। देखिए ध्यान से, पहला लिखेंगे इस स्रोत की उपयोगिता सबसे पहले डेनमार्क एवं नीदरलैंड से शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों। दूसरे में लिखेंगे दोस्तों कि देखिए इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 25 वर्ष तक का होता है। तीसरे स्टेप में लिख देंगे कि दोस्तों इसका जो दक्षता होता है, अधिकतम दक्षता, ठीक है ना, पवन चक्की की अधिकतम दक्षता जो होती है 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर होती है। और दोस्तों चौथा लिख देंगे, यह भारत के समुद्री तट पर जो होता है इसका वेग जो होता है, वायु का वेग, ठीक है ना, समुद्री तट पर वायु का जो वेग होता है वो हमारा होता है 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तब देखिए दोस्तों ये हमारे हो गए उपयोगिता और ये हो गए पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं इस पवन ऊर्जा में कठिनाइयां क्या क्या आती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए कठिनाइयों के बारे में। कठिनाइयां, ठीक है दोस्तों, इसमें आखिर कठिनाई क्या होती है इसे उपयोग करते वक्त। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों इसमें जो कठिनाई होती है ना, देखिए कठिनाइयां कब आती है आप लोग अच्छे जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी पवन चक्की चल रही है तो उसमें कठिनाई कब आएगी, जब मान लीजिए हवा चल रहा है, ठीक है ना, हवा की दिशा मान लीजिए अचानक से बदल जाए, ठीक है, या फिर हवा की कभी कम आए कभी अधिक आए तो उसमें परेशानी होती है ना, तो जस्ट वही लिखेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कैसे, पहला स्टेप इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए पवन ऊर्जा में वायु की दिशा, पवन चक्की, एक काम करिए दोस्तों, पवन चक्की में लिख दीजिए पवन ऊर्जा, हाँ पवन चक्की में वायु की दिशा, अभी सीधे दोस्तों इतना लिख दीजिए, छोड़िए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कर देंगे पहला क्या, देखिए वायु की दिशा इसमें क्या होती है, इसमें वायु की दिशा, इसमें लिख दीजिए, इसमें वायु की दिशा एवं जो इसकी तीव्रता होती है,
तीव्रता बदलती रहती है, बदलती रहती है। ये क्या है हमारे दोस्तों, ये हमारी कठिनाई होती है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरा ये भी लिख सकते हैं ना हम लोग कि जो हमारे मानसून होते हैं, देखिए जो हवाएं होती हैं हमारे मानसून पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। और जब उसका मानसून आता है तो उस वक्त क्या होता है, हमें ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा बहुत अधिक मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए हवाएं, जब मान लीजिए ऐसा मानसून होता है, जब जैसे वर्षा का मानसून आता है तो हवाएं आंधी वांधी नहीं चलती है, तो उस वक्त क्या होता है, पवन ऊर्जा अधिकतम मात्रा में मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। और अन्य वक्त तो मान लीजिए बहुत ही कम आती है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, लिख लेते हैं कि ये मानसून पर केवल मानसून के समय ही, यह केवल मानसून के समय ही, मानसून के समय ही, यह केवल मानसून के समय ही तीव्र होते हैं, तीव्र होते हैं। यह केवल मानसून के समय ही तीव्र ऊर्जा देते हैं, ऐसे लिख दीजिए, तीव्र ऊर्जा देते हैं, तीव्र ऊर्जा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इनकी कठिनाइयां दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों देख लेते हैं एक चीज और, इसमें दोस्तों इसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये सभी कठिनाइयां होती हैं और हमारे पास मान लीजिए ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा के अलावा, ठीक है ना। जैसे पहले होता था ना कि पवन ऊर्जा का स्रोत था पहले और किसी चीज का नहीं था, जब लोग इसका उपयोग करते थे, उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त दोस्तों क्या करना चाहिए था इन लोगों को, कठिनाइयां जब आती थी तो उस वक्त जो है दोस्तों इन लोगों को जो समाधान है इसका, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए समाधान के बारे में, समाधान, ठीक है दोस्तों। देखिए समाधान इसका क्या हो सकता है, समाधान जो दोस्तों है ना, इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा पवन ऊर्जा होती है, ठीक है ना, जो पहले मिलती थी, जो भी हमारी पवन ऊर्जा है उसे हम विद्युत बैटरी में कन्वर्ट करके रख दें ताकि हम उसके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग कर लें, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरी में बैटरी होता है दोस्तों, विद्युत बैटरी में, हाँ दोस्तों, पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरी में, इसका जो विद्युत बैटरी में एकत्र करने, पवन ऊर्जा को विद्युत बैटरी में एकत्र करके जो है इसका समाधान किया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए हम आपको आसान से आसान भाषा में बताने का प्रयास किए हैं और वो भी अपने लैंग्वेज में, पहली बात ना दोस्तों, क्योंकि देखिए अपने लैंग्वेज में इसलिए बताने का पूरा प्रयास किए हैं ताकि आप लोगों को इसको जो याद करने में आप लोगों को भी अच्छी आसानी रहेगी और आप लोग भी अच्छे से याद करके अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग इसी प्रकार लिखेंगे जैसे हम लिखे हैं, ठीक है ना, यदि पवन ऊर्जा का पूछता है तब, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये इतना हुआ, अब देख लेते हैं इसे जो है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और बता दे रहे हैं वो चीज, मतलब पवन ऊर्जा से मतलब शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, ठीक है ना, विद्युत शक्ति। तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। तो दोस्तों देखिए शक्ति उत्पादन की विधि जो है इसे देख लेते हैं, शक्ति उत्पादन की विधि, ठीक है दोस्तों। वो भी किससे, पवन ऊर्जा द्वारा, या फिर पवन चक्की यहाँ पर लिख दीजिए, पवन चक्की से, पवन चक्की द्वारा कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा द्वारा। देखिए दोस्तों ये हो गए हमारे शक्ति उत्पादन करने की विधि, जो पवन चक्की द्वारा कैसे होता है इसके हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसे आप लोग इसीलिए कर रहे हैं, आप लोग ध्यान यहाँ पर एकत्र करके देखिए, ठीक है ना, और अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको पूरे अच्छे समझाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ, एक एक बात आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि ये बात सुन भी ले तो आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए तो कैसे होगा, देखिए पवन चक्की की बात है, देखिए पवन ऊर्जा में पवन चक्की का उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए पवन चक्की पहले बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी पवन चक्की हो गई, ठीक है ना।
पवन चक्की बना रहा है ना, मान लीजिए ये हो गई हमारी पवन चक्की। ये दोस्तों क्या हुई हमारी पवन चक्की हो गई, ठीक है ना दोस्तों। देखिए पवन चक्की हुई। अब देखिए पवन चक्की पहले लेते हैं। पवन चक्की में क्या करते हैं दोस्तों, उसके ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में, ठीक है दोस्तों, उसके क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में एक ब्लेड लगाते हैं, ठीक है ना, जिसे पंखुड़ी कहते हैं। ब्लेड लगा देते हैं मान लीजिए ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर ब्लेड लग गए, ठीक है ना, पंखे के। देखिए यही कहेंगे जब पवन चक्की में एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में एक ब्लेड लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और जब हवा जो है हमारी, देखिए हवा मतलब वायु जो है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वायु इधर से आती है, ठीक है ना, वायु इधर से आए तो दोस्तों कहाँ पर जाएगी, देखिए ध्यान से, इस पंखुड़ी से टकराती है, ठीक है ना। देखिए हवा जब पंखुड़ी से टकराकर, ठीक है ना, क्षैतिज अवस्था में लगे हुए, देखिए दोस्तों हवा द्वारा क्षैतिज अवस्था, पवन चक्की में क्षैतिज अवस्था में लगे हुए पंखे से, ठीक है ना, पंखे पर जब टकराती है तो पंखे क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब घूमने लगते हैं। जब इस पे देखिए वायु पड़ेगा तो ये रोटेट करेगा ना, देखिए ये रोटेट करेगा। ये रोटेट करने के बाद देखिए कौन सी एनर्जी उत्पन्न करेगा, यहाँ से जो है दोस्तों ये यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेगा, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है, ठीक है ना, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिएगा कि पवन चक्की है ये, ठीक है ना दोस्तों, पवन चक्की। देखिए दोस्तों ये हवा को क्या किया, रोटेट, हवा जो है ये पंखुड़ी को रोटेट किया, ठीक है ना, ब्लेडों को, फिर ये किस में उत्पन्न हुआ, यांत्रिक शक्ति में उत्पन्न हुआ। अब देखिए दोस्तों ये जो यांत्रिक शक्ति में उत्पन्न हुआ ना, अब देखिए ये जो है यांत्रिक शक्ति जो है, यांत्रिक शक्ति को कहां पर लेके जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यांत्रिक शक्ति को लेकर जाते हैं हम लोग विद्युत जनित्र में, ठीक है ना। यहाँ पर एक विद्युत जनित्र बनाते हैं, विद्युत जनित्र, ठीक है दोस्तों, विद्युत जनित्र बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों विद्युत जनित्र में से जब यांत्रिक शक्ति को भेजते हैं, उसके बाद क्या है दोस्तों, विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक शक्ति को इसमें मिलाने पर ये किस में उत्पन्न कर देता है, विद्युत शक्ति में उत्पन्न कर देता है, विद्युत शक्ति में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों यही हमारा इसका डायग्राम है पूरा, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसका बना है सब, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी या पवन चक्की, पवन चक्की से शक्ति प्राप्त, चक्की से शक्ति प्राप्त, ठीक है दोस्तों, शक्ति प्राप्त ऐसे लिख सकते हैं, इसी का है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोगों को समझ में आना। देखिए जब यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर, ऐसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं दोस्तों आप लोग, नीचे देखिए, नीचे हैच करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, हैच करके लिख दीजिएगा आप लोग कि देखिए पहले सर्वप्रथम एक पवन चक्की लेते हैं, ठीक है ना। पवन चक्की में क्या करते हैं, इसके ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज, ठीक है ना, क्षैतिज पर एक ब्लेड लगाते हैं, ठीक है ना। उस ब्लेड पे जब हवा टकराती है, उस ब्लेड पर जब हवा टकराती है तो ब्लेड क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और रोटेट करने के बाद जो वायु निकलती है, ठीक है ना, जो वायु निकलती है वो हमारी यांत्रिक शक्ति में जो वायु होती है, जो मतलब वायु ऊर्जा होती है, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों देखिए यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट होने के बाद इसे हम लोग विद्युत जनित्र में भेज देते हैं। और दोस्तों ये विद्युत जनित्र जो है इसे कन्वर्ट करके विद्युत शक्ति में बदल देता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसे रब करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग छठवां पढ़ेंगे, ये क्या है ध्यान दीजिए, हाइड्रो या जल शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हाइड्रो एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे समझिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से बताने का, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए पहले कि हाइड्रो या जल शक्ति या फिर हाइड्रो एनर्जी होता क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और इस शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले हाइड्रो या जल शक्ति कहते किसे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए सूर्य द्वारा जो होता है, समुद्र का जो जल होता है, ठीक है ना, हम आपको बता दें पहले, सूर्य द्वारा समुद्र की जल को, ठीक है ना, भाप में ये क्या करता है, देखिए सूर्य द्वारा समुद्र का जल भाप में उठने लगता है ऊपर, ठीक है ना, तथा संघनन द्वारा जो होता है, ठीक है ना, पानी का जो तल होता है, पानी के तल में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना, नीचे जो पानी का तल होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है।
और जिसमें दोस्तों स्थैतिक ऊर्जा एकत्र हो जाती है और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो या जल शक्ति मतलब हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए लिखते हैं वही चीज। देखिए सूर्य द्वारा लिखेंगे, सूर्य द्वारा समुद्री पानी लिख दीजिए। सूर्य द्वारा समुद्री पानी का सूर्य द्वारा नहीं दोस्तों, सूर्य की गर्मी द्वारा होता है ना एक मिनट, सूर्य की गर्मी द्वारा लिख दीजिए। देखिए सूर्य की गर्मी द्वारा समुद्री पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है तथा संघनन, ठीक है दोस्तों, तथा संघनन द्वारा दोस्तों जो है पानी के तल में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना, पानी के तल में परिवर्तन होता है, लिख दीजिए परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन होता है तब इसमें जो होती है दोस्तों स्थैतिक ऊर्जा एकत्र हो जाती है, स्थैतिक ऊर्जा एकत्र हो जाती है, जिसे हम दोस्तों हाइड्रो एनर्जी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस पर मत जाइएगा कि ये कितना बड़ा लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए हम मार्कर से लिख रहे हैं इसलिए बड़ा थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए आप समझ के आते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप वैसे सोचिए एक बार, जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, कहीं पर नाले गड्ढे के पानी जो भी होता है वो सूखने लगता है ना। उसी प्रकार कहा गया है कि जब भी सूर्य की गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, तथा संघनन जब होता है दोस्तों, ठीक है ना, तो पानी का जो तल होता है ना नीचे वाला भाग, उसमें जो होता है परिवर्तन होने लगता है। अब परिवर्तन होकर क्या होता है दोस्तों, उसमें स्थैतिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए उपयोगिता, इसकी उपयोगिता क्या होती है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसकी उपयोगिता जो होती है ना दोस्तों, देखिए भारत में जो है ना, इसके भारत में बात कर लेते हैं उपयोगिता क्या क्या है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए भारत में जो है, भारत में इसकी कुल ऊर्जा का, ठीक है दोस्तों, भारत में जल शक्ति का, देखिए दोस्तों भारत में कुल ऊर्जा का, भारत में स्रोत से भारत में कुल ऊर्जा का लगभग, भारत में इसके कुल ऊर्जा का जो है दोस्तों लगभग 70% ही, ठीक है ना, 70% ही 70% ऊर्जा ही बदलती ऊर्जा ही 70% ऊर्जा ही बदलाव में लाते हैं, ठीक है दोस्तों, उपयोगी वस्तु में लाते हैं। 70% ऊर्जा ही उपयोगी 70% ऊर्जा ही उपयोग में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ध्यान से, भारत में कुल ऊर्जा का लगभग, ठीक है दोस्तों, किसके कुल ऊर्जा का, हाइड्रो एनर्जी के कुल, ठीक है ना दोस्तों, भारत में हाइड्रो एनर्जी की कुल ऊर्जा का लगभग 70% ऊर्जा ही जो है दोस्तों उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात का बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों आपको उपयोगिता के बारे में इतना नहीं दीजिएगा बिल्कुल कि भारत में कुल ऊर्जा का लगभग 70% भाग ही क्या होता है दोस्तों, उपयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में जो है
हमारा क्या है दोस्तों, देखिए इसमें जो एक चीज और देख लेते हैं कि मतलब इसमें मतलब भारत में जो है मतलब इस शक्ति के द्वारा मतलब जल शक्ति मतलब हाइड्रो एनर्जी से टोटल हमें मतलब एनर्जी कितनी मिलती है, मतलब शक्ति कितना मिलता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें लिख देते हैं, देखिए मैं पहला स्टेप कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ दूसरा लिख दीजिए कि दोस्तों इस स्रोत के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना, इस स्रोत के द्वारा भारत में जैसा कि इस स्रोत के द्वारा भारत में 9000 मेगावाट शक्ति प्राप्त होती है, मेगावाट शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, कुल कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, 9000 मेगावाट शक्ति प्राप्त होती है। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। पहले उपयोगिता लिखेंगे, भारत में कुल ऊर्जा का लगभग 17% भागी उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा दोस्तों लिखेंगे इस स्रोत का केवल, ठीक है ना दोस्तों, भारत में जो है 9000 मेगावाट जो होता है उतना ही केवल क्या होता है, शक्ति प्राप्त होती है हमें, ठीक है ना, इस ऊर्जा के द्वारा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हाइड्रो एनर्जी से जो है शक्ति की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तब इससे जो है आप इसमें साइड ले लीजिए ताकि इसे हम रफ कर दें तो उसे बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रो एनर्जी से शक्ति प्राप्त की विधि के बारे में जान लेते हैं इसमें जो है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों एक चीज आपको बताए हैं, इसकी उपयोगिता जब बताएं उसमें बताया ना कि 9000 जो होती है मतलब इस स्रोत के द्वारा 9000 जो है मेगावाट जो होता है शक्ति उपजाई जा सकती है, ठीक है ना, इससे जो है हाइड्रो से, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी से। और दोस्तों उसी प्रकार जो है हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं विंड एनर्जी के बारे में, तो उसमें जो उपयोगिता के बारे में भी लिख सकते हैं दोस्तों कि उसमें जो है जिस प्रकार इसमें मतलब 9000 मेगावाट उत्पन्न कर सकते हैं उसमें जो है दोस्तों 45000 मेगावाट उत्पन्न कर सकते हैं शक्ति, ठीक है ना दोस्तों। वो शायद हम बोल रहे हैं, लिखाया नहीं है, फिलहाल ये रहेगा, ठीक है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं, उतना भी लिखे रहेंगे तभी भी, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसके बाद जान लेते हैं। यहाँ पर ध्यान कीजिए दोस्तों, अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम कितना अच्छा पढ़े, यदि आपका ध्यान कहीं और है तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है लेकिन जो इंसान सोने का ढंग करे उसे कभी नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों आप यदि ध्यान यहाँ पर है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, यदि आपका ध्यान कहीं और है भले ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए हाइड्रो एनर्जी से शक्ति प्राप्त करने की विधि क्या होती है। देखिए विधि में क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसमें दोस्तों, ठीक है ना, देखिए जैसे हाइड्रो एनर्जी आप लोग खुद ही जानते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए किसी पहाड़ से, ठीक है ना, जैसे हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है ना, उसी प्रकार मान लीजिए किसी पहाड़ से यदि निकल रहा मतलब पानी गिर रहा है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहते हैं दोस्तों, मान लीजिए किसी पहाड़ से, तो हम मान लेते हैं कोई बांध है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई बांध है हमारा, क्या दोस्तों बांध है, देखिए ये मान लीजिए कोई बांध है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बांध हो गया हमारा, ठीक है, बांध ये दोस्तों क्या हमारा बांध है, ठीक है दोस्तों, समझिएगा बांध है ये हमारा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, बांध हो गया। अब दोस्तों देखते हैं, देखिए बांध ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से क्या होती है हमारी, क्या होता है जल, यहाँ देखिए दोस्तों पहले एक बांध लेते हैं, ठीक है, बांध के जो सामने होता है ना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एक टरबाइन लगाते हैं, क्या दोस्तों करते हैं इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ बांध है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ जल क्या होता है गिरता है यहाँ नीचे तक, ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है जल जो है गिरता है, यहाँ मान लीजिए गिरता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए जल गिरता है, ठीक है ना। देखिए एक बांध बना है, ठीक है ना, बांध से क्या होता है जल ऊपर से लेके नीचे गिरता है, ठीक है दोस्तों। जहां पर जल गिरता है यदि हमें वहां पर शक्ति की प्राप्त करनी है तो वहां पर दोस्तों क्या करेंगे, एक टरबाइन लगाएंगे जिसे इंजन भी कहते हैं, ठीक है ना, आपको बताया पिछले लेक्चर में। देखिए टरबाइन, देखिए दोस्तों ये क्या हो गया हमारा टरबाइन हो गया। अब देखिए दोस्तों ये जो टरबाइन है, टरबाइन में देखिए जब भी हमारे देखिए बांध से जब यहाँ पर जल गिरेगा नीचे, जब टरबाइन पे पड़ेगा तो टरबाइन क्या करेगा दोस्तों, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। और जब टरबाइन हमारा रोटेट करेगा तो इसमें से देखिए दोस्तों, ये देखिए ये पहले क्या था, ये पहले जल ऊर्जा था ना, देखिए हाइड्रो एनर्जी मतलब जल ऊर्जा, ठीक है।
जल ऊर्जा को दोस्तों किस में ये बदल देगा, देखिए उसके बाद जब इस पे टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन इसको क्या करेगा, जल ऊर्जा को तुरंत क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। आई होप दोस्तों समझ में आया ना। देखिए मानते हैं यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए जब ये यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पे बदल रहा है, अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के बाद ये क्या करेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, विद्युत जनित्र लगा देते हैं, विद्युत जनित्र लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है टरबाइन जो है यांत्रिक ऊर्जा में इसे कन्वर्ट करता है, किसको, जल ऊर्जा को, इसे कन्वर्ट करके विद्युत जनित्र में भेजता है। और विद्युत जनित्र क्या करता है, इस यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करके विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाता है हमसे, ठीक है ना दोस्तों। इससे क्या होता है, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है इसी से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत शक्ति प्राप्त हो जाती है, विद्युत शक्ति की प्राप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, देखिए यांत्रिक ऊर्जा जब विद्युत जनित्र में मिलेगा तो विद्युत जनित्र क्या करता है, विद्युत शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए इस जो प्लांट बनता है ना, ये मतलब जो शक्ति प्लांट है ये, ठीक है ना, हाइड्रो एनर्जी या शक्ति मतलब जल शक्ति प्लांट जो है, इसे हम लोग एक नाम से वो जानते हैं जिसे हाइड्रोलिक प्लांट भी कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोलिक, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्लांट, ठीक है दोस्तों, प्लांट जो कि दोस्तों हाइड्रोलिक जो सब्जेक्ट होता है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल वैसे जान लीजिए हाइड्रोलिक प्लांट यही होता है, ठीक है ना दोस्तों। इसे हाइड्रोलिक प्लांट के नाम से जान सकते हैं या फिर हाइड्रो एनर्जी से शक्ति प्राप्त करने की विधि यही है। इसके नीचे दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप लोग हैच करके लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों, हम लोग किसी बांध से जब, देखिए सर्वप्रथम एक बांध बनाते हैं, ठीक है, और जब बांध से जब जल नीचे गिरता है तो वहां पर एक टरबाइन लगाते हैं। उस टरबाइन पे जब जल गिरता है तो टरबाइन क्या करता है, उस जल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद उसे हम विद्युत जनित्र में भेज देते हैं, और विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट करके विद्युत शक्ति दे देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यही है हमारा क्या है, यही दोस्तों हमारा इसका मतलब चित्र है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, डायग्राम यही है हमारा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका एक और बचा है जो है हमारा बायोमास, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इसमें पूछेगा सेम जितना हम लिखे हैं, जितना किए हैं उतना ही आपको करना है। आप चाहे तो खाली यही लिख सकते हैं हैज में लिखकर जो बताएं आपको, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो एक बार और वीडियो पीछे करके देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है दोस्तों, ताकि बायोमास, अब दोस्तों एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम जो है रफ करें और बायोमास के बारे में बता दें, ठीक है ना। तो दोस्तों इस लेक्चर को हम इसी पर समाप्त करते हैं, और दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरा ध्यान एकत्र करके, ठीक है दोस्तों, ताकि अपने माता पिता का सपने को पूरा कीजिए, ठीक है दोस्तों। और जिस काम की वजह से आए उसे भी अच्छे से करते रहिए। तो दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।